हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट है टू ड्रॉ नेगोशिएट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं अपन। देखो, बड़ा ही सिंपल है, वैसे बहुत कुछ ऐसा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, एवरी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है वो व्यक्ति मे बाइंड हिमसेल्फ, यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है, यहाँ क्या लिखा है, मे बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय मेकिंग ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट डिलीवरी एंड नेगोशिएशन ऑफ अ promissory note, bill of exchange or a check. So the capacity to make, draw, endorse, accept, deliver and negotiate a bill, note or check is coextensive with capacity of contract. Means अगर आप capable है to contract, तो ऐसे केस में आप इससे बाइंड हो सकते हैं और बाइंड कर सकते हैं। तो कौन कौन व्यक्ति केपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने को? तो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सिंपल है, एक एक करके हम देखते हैं इनमें से कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बताया माइनर के बारे में। तो माइनर सेक्शन 26 के हिसाब से एक माइनर बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर एंड नेगोशिएट कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो बाउंड नहीं होगा, बाकी हर व्यक्ति बाइंड हो जाएगा। Thus, a minor can be a party to negotiable instrument, but he does not incur any personal liability. ये आपका मेन रूल है कि माइनर की कभी भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। Even a holder in due course cannot sue minor. Even the doctrine of estoppel is not applicable to him. तो ये आपको पता ही है, यानी वो पहले बोल सकता है मैं मेजर हूं, उसने एक ड्रॉ करके दे दिया इंस्ट्रूमेंट, और बाद में बोलता है मैं तो माइनर हूं, क्या कर लोगे? हाँ, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो उससे कुछ रिकवर नहीं किया जा सकता। तो देखो, एक एग्जांपल दिया आपको, ए बी एंड सी एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ डी, सी इज अ माइनर। तो ए, बी और सी ने मिलके डी के फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिए। तो बताओ डी किस किस से रिकवर कर पाएगा? यहां पे सी जो है माइनर हो गया, तो सी माइनर होने के कारण उससे रिकवर नहीं किया जा सकता, तो डी कैन रिकवर फ्रॉम ए एंड बी। तो ए और बी से रिकवरी की जा सकती है। तो यहां पे ए और B will be liable to D, but C cannot be held liable. Even अगर holder in due course भी होगा तो ऐसे केस में भी C is not liable. तो minor may be the drawer when the instrument is drawn or endorsed by him. In that case, he does not incur any liability himself, although other parties to instrument can be made liable. तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि A था, A ने B को इंस्ट्रूमेंट दिया, B ने M को दिया, M माइनर है, M ने फिर x को दिया, x ने y को दिया। तो m माइनर है, तो माइनर होने के कारण ये इसमें लायबल नहीं रहेगा, बाकी हर व्यक्ति लायबल है। तो y कैन रिकवर फ्रॉम x, b एंड a इवन इफ ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो भी ऐसे केस में भी m को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि m एक माइनर है। तो ऐसा है। अब कुछ क्वेश्चंस है, बड़े ही सिंपल है। पहला पॉइंट तो यही बोला है कि एक प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, माइनर के फेवर में अगर बनाया तो क्या होगा, उसको हम उसके वो पेई है, उसको पैसा मिलने वाला है, तो ही कैन बी अ बेनिफिशियरी, और इसीलिए इट विल बी अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। फिर एक मेजर है, बी एक माइनर है, दोनों ने मिलकर प्रॉमिसरी नोट बनाए सी के फेवर में। तो बताओ सी किससे रिकवर करेगा? ए से रिकवर कर सकता है, बी से रिकवर नहीं कर सकता। सिंपल है। P a major and Q a minor executed a promissory note in favor of R, बिल्कुल सेम है। तो P can be held liable, Q cannot be held liable। ठीक है, तो सिंपल है। एक और दिया है, A draws a check in favor of M, A ने एक चेक बनाया in favor of M, यानी M is the payee, तो यहां पे इसने चेक बना के दे दिया। M endorses the same to X, इसके बाद वो डिसऑनर हो गया। तो बताओ x किससे रिकवर कर पाएगा? ही कैन रिकवर फ्रॉम a, बट ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम m, क्योंकि m एक माइनर है। तो सिंपल है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति के केस में क्या होगा? तो आपको पता है इंसॉल्वेंट व्यक्ति उन चीजों की कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ए व्यक्ति था, ए इंसॉल्वेंट हो गया, तो जैसे ही ये इंसॉल्वेंट होगा इसके सब असेट्स और लायबिलिटी चले जाएंगे
ऑफिशियल रिसीवर के पास, तो ये ऑफिशियल रिसीवर के पास असेट्स और लायबिलिटीज उसके पड़े हैं, उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो है वो भी ऑफिशियल रिसीवर की तरफ है। तो ऐसे केस में ये चेक वगैरह या कोई भी बिल या नोट वगैरह ये नहीं ड्रॉ कर सकेगा रिलेटेड टू दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बाकी पर्सनल नेचर के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कर सकता है, ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये कहीं जॉब भी कर रहा है, अब जॉब कर रहा है तो इसको एक सैलरी का चेक आया, ये उस सैलरी के चेक को एंडोर्स कर सकता है बिकॉज ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अटैच नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इतने डीप में वैसे आता नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के केस में क्या होगा, तो वो जब ल्यूनेटिक अगर है तो ल्यूनेटिक होगा, तो ऐसे केस में ही कैन नॉट ड्रॉ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट कभी कभी वो लूसिड इंटरवल में होता है। लूसिड इंटरवल यानी जब वो सही है, ध्यान रखना लूसिड इंटरवल का मतलब ये नहीं कि जब वो बीमार है, जब वो सही है, जब वो दौरे पे नहीं है, दौरा नहीं आया उसको, तो ऐसे केसेस में वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाता है तो इट विल बी वैलिड और वो बाइंड हो जाएगा, नहीं तो बाइंड नहीं होगा। इट इज द लायबिलिटी इज सेम एज दैट ऑफ माइनर्स। ठीक है, तो सिंपल है। एजेंट, एजेंट के केस में एजेंट ड्रॉ कर सकता है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, तो आंसर है नहीं, जब तक एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं होती। उसको भले ही आपने बाकी चीजों के लिए एजेंट अपॉइंट किया है, पूरा बिजनेस संभालने दिया है, लेकिन जब तक उसको एक्सप्रेसली आप ये नहीं बोलोगे कि वो बिल्स वगैरह बना सकता है, तब तक उसको अथॉरिटी नहीं होती। बट यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर उसको अथॉरिटी नहीं भी है तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो ही कैन क्लेम इवन इफ एजेंट हैज एक्सीडेड द अथॉरिटी। हमने एजेंसी में पढ़ चुका है कि अथॉरिटी कैसी कैसी होती है उसकी, तो अथॉरिटी एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है। अगर हमको कुछ पता नहीं है, हमको देख के लग रहा है कि अरे हाँ इसको तो अथॉरिटी होगी, तो ऐसे केसेस में अगर मैं उससे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेता हूं तो यहां पे वो बाइंड हो जाएगा, इवन प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ए है एजेंट, एजेंट ने एक बिल लिख के दे दिया या प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया टू एक्स, किसके बिहाफ पे, इसने पी के बिहाफ पे ये लिख के दे दिया। तो ऐसे केस में अगर इसको अधिकार नहीं भी होगा, ए को अगर अधिकार नहीं भी दिया होगा, तो भी ऐसे केस में ए इज बाउंड टू एक्स, और ए किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, पी के, तो इसलिए पी इज बाउंड टू एक्स, तो पी विल कंपेंसेट एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। तो देखो दिया है ये कब बाइंड होगा, एजेंट हैज द अथॉरिटी, द प्रिंसिपल इज लीगली कॉम्पिटेंट, प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देखा है। एजेंट हैज एक्टेड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसने लिखना पड़ता है फॉर पी, तो अगर वो ऐसा लिख के फिर साइन करेगा तो ऐसे केस में इट विल बी वैलिड। फिर एजेंट हैज नॉट एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, तो ऐसे केस में तो बाइंड हो गई, लेकिन इवन इफ एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी तो भी बाइंड हो जाता है। तो एजेंट ने अगर अथॉरिटी एक्सीड किया है, कौन सी अथॉरिटी, एक्चुअल, यानी इसको हमने अथॉरिटी नहीं दी थी बट इसने फिर भी किया है ये, और एक्स को ये नहीं पता है, एक्स को लग रहा है कि हाँ इसको अथॉरिटी है, इंप्लाइड अथॉरिटी लग रहा है, विद इन एपेरेंट अथॉरिटी है, तो ऐसे केसेस में एक्स कैन रिकवर फ्रॉम पी एज वेल एज ए। तो ऐसा है, तो देखो दिया है यहां, इन दिस रिगार्ड दैट एजेंट हु साइंस हिज नेम ऑन प्रॉमिसरी नोट, अगर वो पर्सनल नेम से साइन करता है, ये नहीं लिखता फॉर पी, तो ऐसे केस में ही इज पर्सनली लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट टू दोस्त जिनको पता था, जो खुद उसको मान रहे थे कि हाँ तुम लायबल नहीं रहोगे। जैसे एक्स को पता है, वो बोल रहा है ए को कि ऐसे साइन कर दे, तू लायबल नहीं रहेगा, और वो साइन कर देता है, तो ऐसे केस में ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो ये ए को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं एक्स को पता था। फिर देखो दिया है जनरल अथॉरिटी जो एजेंट को देते हैं उसमें ये नहीं आता है, तो इसमें टू रिसीव एंड डिस्चार्ज डेब्ट्स डज नॉट एम्पावर हिम टू एक्सेप्ट और एंडोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। तो ये तब कर सकता है जब उसको एक्चुअल में अथॉरिटी दी गई है। An agent who signs the name without indicating that he signs as agent, ये नॉर्मल रूल है, अगर वो सिर्फ साइन करता है और एजेंट करके नहीं बताता है तो he will be personally liable। तो ये पूरे एजेंसी वाले रूल्स है, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, अब यहां देखो यहां कैसा होता है, जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, समझो मिस्टर ए था, ए ने एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया था टू समझो एक्स, अब ए की डेथ हो गई, तो ए की डेथ के बाद क्या होगा, इसके जो जितने भी बिल्स वगैरह की पेएबल की लायबिलिटी रहेगी, इवन रिसीवेबल अधिकार भी जो रहेंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। अब यहां पे
लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है टू पे एक्स, क्योंकि उसने क्या किया था, यहां प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया था। और कितने तक लायबल है, तो ये उतने तक लायबल है जितने तक के उसको असेट मिलेंगे फ्रॉम ए के जो असेट मिलेंगे वहां तक ही लायबल रहेगा। अगर यहां पे बिल समझो 40,000 का था और ए के असेट सिर्फ 20,000 ही निकल के आ रहे हैं, तो ये सिर्फ 20,000 के लिए लायबल रहेगा। लेकिन देखो यहां पे एक पॉइंट और हो सकता है, समझो एक्स कल चल के आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास और उसको बोलता है कि देखो जी ये आपके पिताजी ने एक्सेप्ट किया था, अब आप भी इस पे साइन कर दो। और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पे साइन कर देता है तो ऐसे केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, तो ये जिम्मेदार रहेगा। इवन इफ यहां से प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो भी ऐसे केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टुवर्ड्स एक्स। फिर एक पॉइंट और, अगर उसने साइन किया लेकिन उसको पता था कि भाई लायबिलिटी हो जाएंगी, तो इसीलिए उसने लिख दिया कि लायबल रहूंगा ओनली अप टू स्टेट ऑफ डिसीज्ड। तो डिसीज्ड ए के जहां जितने स्टेट मिलेंगे उतने तक ही लायबल रहूंगा, अगर उसने लिख दिया तो ऐसे केस में लायबल सिर्फ उतने तक ही रहेगा। ठीक है, तो 3 रूल हो गए। पहला रूल, अगर कुछ नहीं लिखा है, ये कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में ये लायबल रहता है सिर्फ उतने तक जितने इसके असेट्स इसको मिल रही है। फिर इसने सिर्फ साइन कर दिया, ये नहीं लिखा, सिर्फ साइन कर दिया, तो ऐसे केस में लायबल रहेगा अनलिमिटेड एक्सटेंट तक, इवन अगर उसको यहां से प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो भी। फिर तीसरा, अगर साइन करता है लेकिन लिख देता है कि जितना स्टेट मिलेगा उतने तक ही लायबल रहूंगा, तो फिर उतने तक ही वो लायबल रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 3 रूल्स यहां पे निकल के आते हैं। कंपनी के केस में 2 प्रकार की कंपनी हो सकती है या तो एक ट्रेडिंग कंपनी और एक नॉन ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग यानी जो गुड्स खरीदती बेचती है, गुड्स खरीदना बेचना ये जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह से। आपको याद होगा तो पहली क्लास में मैं बताया था गुड्स भेजे जाते हैं, फिर वो सिक्योरिटी होना चाहिए इसीलिए वो साथ में बिल भेजा जाता है। तो ये गुड्स के थ्रू चालू हुआ था, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए चालू हुआ था बिल्स वगैरह का चलन। तो यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो वो ड्रॉ कर सकती है, कोई उसमें पावर, स्पेशल पावर की जरूरत नहीं है। बट नॉन ट्रेडिंग कंपनी तभी ड्रॉ कर सकती है जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो आपको ये पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। अगर उसमें लिखा है नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे सर्विस सेक्टर है, जैसे एक रिलायंस कम्युनिकेशन हो गई, या एक कोई समझो एडवोकेट्स वगैरह की कोई कंपनी हो गई, या और कोई इस प्रकार की सर्विस सेक्टर वाली कंपनी हो गई, तो वहां पे लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, कि ये कंपनी बिल्स वगैरह ड्रॉ कर सकती है। अगर ये लिखोगे तो किया जा सकता है, नहीं लिखोगे तो नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे आपका ये भी टॉपिक है, खत्म होता है। इसके बाद हम चालू करेंगे लायबिलिटीज ऑफ अ बैंकर।